हेलो गाइस, प्रेमाविश सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है संरचनात्मक प्रकारवादी समाजशास्त्री रेडक्लिफ ब्राउन के विषय में जानेंगे हम। पिछले वीडियोस में हमने क्लॉड लेवी स्ट्रॉस और फ्रेडरिक नाडेल के विषय में जाना है, तो आज हम रेडक्लिफ ब्राउन के विषय में जानते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने अपने संरचनात्मक प्रकारवादी अध्ययन में बताया है कि जो समाज की संरचना होती है वो दो तरह से निर्मित होती है, एक यूनोमिया और एक डिस्नोमिया। कि समाज में अगर स्वस्थ प्रकार होते हैं तो उसके द्वारा समाज की संरचना बनती है, और जब डिस्नोमिया होता है तो समाज में विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इनके इस यूनोमिया और डिस्नोमिया की अवधारणा के कारण इन्हें विशेष ख्याति मिली है, और इन्होंने इसी के द्वारा अपना संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत दिया है। चलिए हम रेडक्लिफ ब्राउन के विषय में आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म 17 जनवरी 1881 में इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 1955 में दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। ब्राउन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मानव शास्त्र का विधिवत अध्ययन किया तथा रिवर्स हैंडिंग के संपर्क में आने से उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए, जिससे ब्राउन की मानव शास्त्र के अध्ययन के प्रति रुचि हुई। तो इन्होंने मानव शास्त्र में अपना रुझान दिखाया था जब इनकी मुलाकात रिवर्स हैंडिंग से हुई। रिवर्स हैंडिंग भी मानव शास्त्री थे और उनके मानव शास्त्र के अध्ययन से ही प्रेरित होकर इन्होंने मानव शास्त्र की ओर अपना रुझान किया और इन्होंने मानव शास्त्रीय अध्ययन किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। सन 1906 में नृजातीय अध्ययन के लिए इन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। सन 1908 तक अंडमान द्वीप समूह में क्षेत्रीय कार्य किया। ब्राउन ने अपना संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत दुर्खीम से प्रभावित होकर अपनी पुस्तक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रिमिटिव सोसाइटी में दिया है। तो इन्होंने जिन आदिवासी समूहों का अध्ययन किया वो अंडमान द्वीप समूह में निवास करने वाले आदिवासी समूहों पर इन्होंने किया था। वहाँ इन्होंने क्षेत्रीय कार्य किया था और इस क्षेत्रीय कार्य के लिए ही इन्हें 1906 में स्कॉलरशिप भी मिली थी, जहां इन्होंने 1906 से 1908 तक क्षेत्रीय कार्य किया था। और इस क्षेत्रीय कार्य की प्रेरणा उन्हें दुर्खीम से प्रभावित होकर, जो दुर्खीम ने अपना सिद्धांत संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत दिया, उसी से प्रेरित होकर इन्होंने अपना भी सिद्धांत दिया कि जिस प्रकार से शरीर के सारे अंग मिलकर कार्य करते हैं वैसे ही समाज के भी अंग होते हैं और उन अंगों के परस्पर क्रियाओं के द्वारा ही सामाजिक संरचना बनती है। तो उनसे प्रभावित होकर ही इन्होंने अपना संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत दिया। ब्राउन ने अपने आनुभविक अध्ययनों में तुलनात्मक पद्धति को अपनाया है। इन्होंने जो अन्य समाजशास्त्री रहे हैं उन अन्य समाजशास्त्रियों के संरचनात्मक प्रकारवादी अध्ययन में की विवेचना करने के बाद ही उनके अध्ययन को, उनके सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद ही इन्होंने अपना अध्ययन किया और अध्ययनों में इन्होंने तुलनात्मक पद्धति को अपनाया। तो तुलनात्मक पद्धति के द्वारा इन्होंने समूहों में जो अलग अलग विशिष्टता होती है, उनकी अलग अलग पहचान होती है, उनकी अपने अलग प्रथाएं, नियम कानून, जीवन शैली होती है, औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, तो उनमें सब में इन्होंने तुलना करके अपना संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत दिया।
जिसमें ब्राउन ने समाज को स्वचालित सहयोग माना है। स्वचालित सहयोग माना है कि सामाजिक संस्थाओं में पारस्परिक निर्भरता होती है। ब्राउन का कहना है कि समाज में जब व्यक्ति अंतःक्रियाएं करता है, और अंतःक्रियाएं किसके द्वारा करता है, जो समाज में बनी हुई संस्थाएं होती हैं, संस्थाएं जिनसे उनकी अपनी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, उन आवश्यकताओं के कारण वो इन संस्थाओं से जुड़ता है और पारस्परिक गतिविधियां करता है, अंतःक्रियाएं करता है, जिसके कारण वो एक दूसरे से परस्पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्रिया होती है एक दूसरे से अंतःक्रिया करने की, एक दूसरे से निर्भरता की, क्योंकि आवश्यकताएं होती हैं, कुछ आवश्यकताएं व्यक्ति एक अकेले ही अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकता है बिना किसी दूसरे के मदद के। तो जैसे आर्थिक गतिविधियां होती हैं, इन आर्थिक व्यवसायिक गतिविधियां होती हैं, क्रियाएं होती हैं, तो उनमें व्यक्ति को दूसरों के ऊपर भी निर्भर होना पड़ता है। तो इन पारस्परिक निर्भरता होती है समाज में। तो इस वजह से ब्राउन ने समाज को एक स्वचालित सहयोग के रूप में माना है कि ये जो क्रियाएं होती हैं ये समाज में निरंतर चलती रहती हैं। ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना के अंग व्यक्ति ही हैं। सामाजिक संरचना अमूर्त है, क्योंकि जो सामाजिक संरचना निर्मित हो जाती है उसको हम देख सकते हैं वहाँ की भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार, वहाँ की आर्थिक गतिविधियों के अनुसार, वहाँ की प्रथाओं परंपराओं के अनुसार हम साक्ष्य रूप से देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो जो सामाजिक संरचना होती है वो मूर्त होती है और व्यक्ति ही इसके अंग होते हैं जिसके द्वारा सामाजिक संरचना बनाई जाती है, बनती है। संरचना संस्थापक के रूप में नियमित संबंधों के अंतर्गत व्यक्ति का एक व्यवस्थित रूप तथा क्रमबद्धता है। यानी व्यक्तियों के द्वारा जो अंतःक्रियाएं की जाती हैं, उन अंतःक्रियाएं, उनके आपसी व्यवहारिक संबंध जो होते हैं, उन व्यवहारिक संबंधों की क्रमबद्धता से ही सामाजिक संरचना बनती है। अर्थात व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों का जाल ही सामाजिक संरचना है। इस प्रकार ब्राउन कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर के अंग मिलकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार समाज में एकात्मकता होती है। तो जैसा कि दुर्खेम ने कहा था कि हमारे शरीर के सारे अंग मिलकर ही किसी कार्य को संपूर्ण करते हैं, तो इसी प्रकार ब्राउन ने भी कहा है कि समाज में एकात्मकता तब होती है जब समाज के व्यक्ति आपस में मिलकर पारस्परिक निर्भरता के द्वारा कार्य करते हैं। समाज की संरचना के सभी अंग मिलकर कार्य करते हैं। ब्राउन ने सामाजिक प्रकार के लिए सामाजिक शरीर शास्त्र शब्द का प्रयोग किया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सामाजिक शरीर शास्त्र का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो नाडेल के द्वारा सामाजिक शरीर शास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें प्रकार नैतिकता, कानून, धर्म, सरकार, शिक्षा आदि होते हैं। तो सामाजिक शरीर शास्त्र शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत यानी जो सामाजिक संरचना होती है उसके अंतर्गत प्रकारों में इन्होंने नैतिकता को माना, कानून को माना, धर्म को, सरकार, शिक्षा आदि को माना, क्योंकि एक समुदाय में इन्हीं सब चीज़ की आवश्यकता होती है और इन्हीं के द्वारा ही सामाजिक संरचना बनती है। ब्राउन ने संरचना के दो प्रकार बताए हैं। पहला इन्होंने बताया है वास्तविक संरचना। यह व्यक्तियों से मिलकर बनती है, इसमें परिवर्तन होने के कारण यह बदलती रहती है। जो वास्तविक संरचना होती है ये व्यक्तियों से मिलकर बनती है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार अपने समूह को निर्मित करते हैं। कहीं का क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र होता है, तो कहीं का समतल होता है, तो कहीं का उबड़ खाबड़ होता है, तो कहीं पर नदी यानी ऐसी स्थितियां होती हैं जहाँ पानी अधिक होता है, ओलावृष्टि अधिक होती है। तो ये भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं जिसके अनुसार
लोग अपने समूह को निर्मित करते हैं। तो इन परिस्थितियों में स्थितियां बदलती रहती हैं और इनके परिवर्तन से जो संरचना बनती है वो संरचना भी परिवर्तित होती रहती है। तो इसे नाडेल ने वास्तविक संरचना कहा है। फिर उन्होंने सामान्य संरचना की बात की है। यह नियम कानून प्रतिमानों के संबंध हैं या अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। इनमें संरचना में परिवर्तन बहुत कम होते हैं। तो जो सामान्य संरचना होती है ये समाज में मुख्य या विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा इन नियम कानून और प्रतिमानों को निर्मित किया जाता है और इनके द्वारा ही समाज में सामाजिक व्यवस्था बनती है, सामाजिक नियंत्रण होता है। तो इन नियमों कानूनों और में बदलाव बहुत ही कम होते हैं, समय अनुसार ही बदलाव किए जाते हैं। तो जो ये वास्तविक संरचना है ये व्यक्तियों के द्वारा भी निर्मित होती है। इसमें व्यक्ति की अपनी द्वारा उनके विचार भी होते हैं, उनके अपनी प्रथाएं, नियम कानून, जो नैतिक मूल्य होते हैं, प्रतिमान होते हैं, वो सब इस वास्तविक संरचना के अंतर्गत आते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन की अवधारणा है यूनोमिया और डिस्नोमिया। इस अवधारणा के कारण इन्हें विशेष तौर पर जाना जाता है। इस अवधारणा के द्वारा इन्होंने बताया है कि जो यूनोमिया का अर्थ है वह अंगों के मध्य सामंजस्य या प्रकारात्मक एकता होती है और जो डिस्नोमिया है वो समाज में प्रकारात्मक एकता भी विसामान्यता, प्रकारात्मक एकता समाज में प्रकारात्मकता भी विसामान्यता को कहते हैं। अर्थात जो प्रकारात्मक एकता बनती है वो यूनोमिया के द्वारा बनती है। नाडेल ऐसा कहते हैं जो प्रकारात्मक एकता होती है वो लोगों के आपसी अंतःक्रिया, आपसी व्यवहार और आपसी सामंजस्य के द्वारा। यूनोमिया को इन्होंने प्रकारात्मक एकता कहा है जिसका अर्थ होता है स्वच्छ मानवीय संबंध, शुद्ध मानवीय संबंध। अर्थात उनमें जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं वो बहुत ही नैतिकतापूर्ण होती हैं, मानवता को लिए हुए होती हैं। तो ऐसे प्रकारात्मक एकता को यूनोमिया कहते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। और दूसरा इन्होंने जो डिस्नोमिया कहा है जिसे, वो रोगग्रस्त अवस्था बताते हैं समाज की, कि समाज में जब परिस्थितियां खराब होती हैं, अर्थात समाज में जब आर्थिक आवश्यकताएं नहीं पूर्ण होती हैं या समाज में ज़्यादा विचलन की स्थिति होती है, विचलन में बहुत से कार्य आ जाते हैं, चोरी है, हत्या करना है, मारकाट है, बहुत से ऐसे गलत कार्य होते हैं। तो इन सभी कार्यों को इन्होंने डिस्नोमिया कहा है कि ये रोगग्रस्त समाज की अवस्था होती है और जिसको इन्होंने डिस्नोमिया कहा है और ये समाज के लिए ठीक नहीं होती है। तो ये समाज में प्रकारात्मकता, संरचनात्मक प्रकारात्मक में अपना योगदान नहीं देती है। समाज की प्रकारात्मक, संरचनात्मक प्रकारात्मकता को बनाने में यूनोमिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इसके द्वारा समाज में स्वच्छ संबंध बनते हैं, स्वच्छ मानवीय परस्पर क्रियाएं होती हैं, जिससे सामाजिक व्यवस्था को गति मिलती है। फिर इन्होंने नातेदारी संबंधी अपना अध्ययन दिया है। ब्राउन ने अफ्रीका के थांगू और बांटू जनजाति का अध्ययन किया है। नातेदारी को सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवस्था के रूप में देखते हैं। इन्होंने बताया कि समाज में जो नातेदारी व्यवस्था बनती है वो उसको सबसे ज़्यादा सामाजिक मान्यता मिलती है। और ये इन्होंने थांगू और बाटू जनजाति के अध्ययन के उपरांत बताया। नातेदारी में दो प्रकार की एकता की भी बात इन्होंने बताई है। एक सहोदर एकता की बात बताई है और दूसरा वंश एकता की बात बताई है, जिसमें इन्होंने बताया कि विवाह और रक्त संबंधी एक दूसरे से संबंधित बताया।
जो विवाह संबंध होते हैं और जो रक्त संबंध होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित बताया है कि जो विवाह होते हैं दूसरे समूह से किए जाते हैं, वो दूसरे समूह के जो रक्त संबंधी होते हैं वो परस्पर उनके नातेदार होते हैं, और इस तरीके से जो विवाह संबंध भी होते हैं और जो रक्त संबंधी होते हैं वो एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। ब्राउन कहते हैं कि सगोत्रता व्यवस्था वंशावली एक धार्मिक अनुष्ठान समाजीकरण में योगदान देते हैं। इन्होंने बताया कि सगोत्रता व्यवस्था जो होती है वो सगोत्रता का मतलब होता है एक ही गोत्र के व्यक्ति, यानी एक ही वंश के द्वारा जो समुदाय होता है उसे सगोत्रता कहते हैं, और अपनी उस वंशावली में वो अपने बनाए हुए प्रथाएं, नियम, कानून, अनुष्ठान वगैरह करते हैं, जिसके कारण सामाजिक एकीकरण होता है और सामाजिक एकीकरण में योगदान करते हैं। अब हम ब्राउन की महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में जान लेते हैं। इनकी कुछ पुस्तकें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें इनकी पुस्तक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952 में प्रकाशित हुई थी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स 1931 में प्रकाशित हुई थी। द अंडमान आइलैंडर्स, ये द अंडमान आइलैंडर्स 1908 में प्रकाशित हुई थी, और ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1936 में प्रकाशित हुई थी। और टैबू, इंस्टेंट टैबू पुस्तक, ये निकटा विगमन निषेध पर आधारित पुस्तक है, जिसमें इन्होंने स्वकुल में निषेध की बात की है कि अपने परिवार में शादी संबंध को निषेध बताया है। तो ये पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1958 में इन्होंने प्रकाशित की थी। तो इस तरीके से जो इनके मुख्य पुस्तकें हैं वो इंस्टेंट टैबू है और अंडमान आइलैंडर्स और डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये पुस्तकें इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोगों ने रेडक्लिफ ब्राउन के विषय में जाना और समझा। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।